तो भाई पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था को देखा था, बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास को देखा था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, भुगतान बैंक वगैरह के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग के पास 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं पूरी वीडियो में। तो हमारा टॉपिक पहला नंबर टॉपिक जो है वो हमारे पास देखने वाले हैं हम लोग आरबीपी को, यानी कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम को। फिर हम लोग देखेंगे पीएसएल को और फिर हम लोग देखेंगे पीएसएलसी को और फिर हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे लघु वित्त बैंकों के बारे में। लघु वित्त बैंकों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे इस पर। तो चलो 4 टॉपिक को कवर करने का जो ये वीडियो है इसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है रिस्क बेस्ड प्रीमियम। ये अभी नया नया करंट अफेयर वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से देखना है। इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। कहानी क्या है यहाँ पर? कहानी यहाँ पर ये है कि जस्ट सपोज बहुत सारे बैंक हमारे पास लोन वगैरह दे रहे हैं। मान लो उसको किसी को लोन दिया, ओकरा लोन कोई वापस नहीं किया, है ना, उसका लोन को वापस नहीं किया, भाग गया लोग के लोन जो है। या फिर जस्ट सपोज मान लो कि वो जो हमारी बैंक है, नया नया बैंक में मान लो कोई खोला है, उसके यहाँ लोग पैसा जमा किए हैं और वो अपना व्यापार सही से नहीं कर पाया, जिसके कारण हम लोग देखने को मिला कि उसकी जो पूरी कंपनी है, उसका जो बैंक है वो डूब गया, कर्ज से डूब गया या फिर बैंक मतलब डूब गया बस मान लो, ठीक है। वो सही से अपना व्यापार नहीं कर पाया। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग देखते हैं कि अंततः वो कंपनी अपने आप को या वो बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है और जो भी लोग उस बैंक में पैसा लगाए रहते हैं उनका पैसा डूब जाता है। पहले इसमें थोड़ा सा था सिस्टम कि भाई अगर वो कंपनी दिवालिया या बैंक दिवालिया हो जाता है, कंपनी बोल दे रहा हूँ मैं, बैंक ही कहो, बैंक अगर दिवालिया हो जा रहा है तो उसको कुछ जो है पैसा जमाधारक जो है उनको दे दिया जाएगा। उस पर हम लोग के पास अभी कुछ अब ऐसे ही 2026 में ही कुछ नई नई नीतियाँ बन के आई हैं अच्छी अच्छी, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, थोड़ा सा और डीप से पढ़ते हैं कि यह रिस्क बेस्ड प्रीमियम या जोखिम आधारित प्रीमियम क्या है। ठीक है, प्रीमियम, जोखिम आधारित प्रीमियम, ठीक है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या होता है भाई? प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम को मैं ऐसे बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग बीमा शब्द का यूज़ करेंगे, तो मैं बीमा को पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। बीमा हम लोग जनरली करवाते हैं, जिसको नहीं पता है बता देता हूँ कि अभी के ज़माने में हम लोग की ज़िंदगी का तो कोई बहुत है तो नहीं ठिकाना, क्या पता कुछ दुर्घटना हो जाए, मौत वगैरह हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अमीरजादे होते हैं या फिर जो कॉमन नॉर्मल मैन जो होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग, वो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा जो है वो LIC जैसी कंपनी, सब बीमा कंपनीज में लगा देते हैं। तो होता क्या है, बीमा कंपनी क्या कहती है कि भैया आपका जीवन मान लो अब मर गए मान लो, तो आपके घर वालों का क्या होगा? तो आप कहोगे कि हाँ भैया बात तो सही है, क्या होगा? तो वो कहते हैं कि एक काम करिए ना, महीना महीना हमको 100 रुपया या 200 500 जो भी आपका हो सके, 1000 रुपया महीना महीना हमको दिया करिए अपने सैलरी से निकाल निकाल के। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कह रहा हूँ मैं, मतलब आप ही मान लो मर गए, तो आपके घर में जो लोग हैं उनके पालन पोषण के लिए हम लोग आपके परिवार को 50 लाख रुपया देंगे। आप कहोगे अरे ससुरा, मतलब हम मर गए तो हमारे परिवार को कोई दिक्कत ही नहीं? बड़ा मजा चीज़ है मतलब यार। तो वो कहते हैं हाँ 50 लाख रुपया दे देंगे। तो वो आप कहोगे कि यार मतलब हमने तो मान लो 1000 लगा रहा हूँ तो 50 लाख तो टोटल हो नहीं पाएगा। वो कहेगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस मरिए, आपको 50 लाख मिल जाएगा, है ना। और जस्ट सपोज कि आप सीमित अंतराल के अंतर्गत नहीं मरते हो, अपना बुढ़ौती तक बढ़िया से जीते हो, तो आपका जो पैसा है वो आपने जिस हिसाब से लगाया होगा या तो आपको लौटा दिया जाएगा या तो फिर वो अपने पास रख लेगा, है ना। आपने जिस इंश्योरेंस के अंतर्गत उसको आपको लिया होता है तो वो काम होता है। तो भाई जस्ट सपोज कि आप उड़ गए, तो बैंक वाले आएंगे, और मतलब वही जो कंपनी, जिसमें कंपनी में बीमा कंपनी में आपने लगाया पैसा, तो आएंगे चेक करेंगे कि भैया जिंदा हो कि नहीं आप। फिर उसके हिसाब से जो है आपको, आपके परिवार वालों को 50 लाख रुपया जो है मिल जाएगा। तो यही होता है बीमा। बीमा मतलब कि एक सुरक्षा के लिए, है ना। तो
उसी तरीके से कोई बैंक मर जाए तो ओकरा जो परिवार वाले लोग हैं, मतलब वहाँ उसके उस बैंक में जमा करता जो हैं, जिन्होंने उसमें पैसा डाला है, मान लो कि यूनियन बैंक है या फिर ICICI बैंक है ना, वो मान लो डूब गया, तो ओकरा जमा करता लोग है, ओकरा परिवार है, तो उस परिवार को भी क्या है, मतलब कुछ चाहिए ना पैसा, तो उसके लिए भी बैंक अपना बीमा कराता है। जैसे आप लोग अपना बीमा कराते हो मरने वाला, तो बैंक वो बीमा कराता है कि मान लो अगर गलती से हम मर वर गए तो हमारा जो लड़का लोग हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा लेमन चूस जो है संभालेगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये जो लेमन चूस है, यहाँ पर आपने क्या किया, महीने महीने में 1000 या 500 रुपया डालना शुरू किया। तो जो डाल रहे हो ना, वही समझ लो कि एक तरीके से प्रीमियम है। तो जोखिम आधारित प्रीमियम का मतलब कि जो बैंक ज़्यादा जोखिम में रहता है उसका प्रीमियम ज़्यादा, जो कम जोखिम में रहता है उसका प्रीमियम कम। मतलब कि बैंकों को देना पड़ता है प्रीमियम, है ना। बैंकों को प्रीमियम ज़बरदस्ती देना ही पड़ता है। RBI ने कह डाला है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर तुम डूब गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहानी है, आओ पहले शुरुआत से देखते हैं कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ों को और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई चलो, जोखिम आधारित प्रीमियम हम इसकी बात करें तो अभी की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को ये RBI के द्वारा शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को ये शुरू किया गया है नया नियम। ठीक है भाई, इसमें है क्या, कहा गया है कि भाई अगर तुम डूब जाओगे तो तुम्हारे ये होगा। बैंकों के पास जो जमा है, जोखिम उस पर जोखिम के बचाव हेतु जो है ये नियम लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ये है कि जमा जो है जोखिम होगा उस पर, उससे बचाव के लिए हमारे पास लाया गया है रिस्क बेस्ड प्रीमियम। रिस्क बेस्ड प्रीमियम, तो भाई ये कहानी है कि बैंकों में जो जमा है उसके जोखिम के बचाव के लिए, कि भैया बैंक वाला लेके भाग ना जाए या फिर वो बैंक दिवालिया ना हो जाए, तो उसके लिए सब काम होता है। इसमें होता क्या है, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें RBI जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है DICGC। RBI DICGC फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर लंबा सा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, तो ये कहानी यहाँ पर है DICGC की, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। भुला ही जाएंगे हम लोग, इसको बार बार हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हम तो और जल्दी भुला जाएंगे, खतरनाक। तो भैया इसको हिंदी में भी अजीब सा नाम है, निपेक्ष बीमा प्रत्यक्ष गारंटी निगम। हिंदी में कहते हैं, भाड़ में जाए कुछ कहते होंगे। ये जो कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, ये ध्यान रखना है कि ये RBI की कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है भाई, RBI की कंपनी है ये। ठीक है, तो RBI अपने जो कंपनी है DICGC को लगाता है कि भैया तुम जाओ बैंकों से जो है पैसा चूसो। क्या पैसा चूसो, ये कहकर पैसा चूसो उन लोगों से कि भैया अगर मान लो कि तुम डूब गए, ये DICGC जाएगा यूनियन बैंक के पास, अब कहेगा कि अगर मान लो तुम डूब गए तो क्या होगा, सोचो एक बार, एक समय सोचो। तो कहेगा अरे हाँ यार बात तो सही है, उतने सारे लोग हमारे कस्टमर सारे हैं। तो ये कहा कि एक काम करो, तुम ना उस कस्टमर के हर 100 रुपए से केवल 12 पैसा, कितना, हर 100 रुपए से मात्र 12 पैसा, हर 100 रुपए से मात्र 12 पैसा हमको दे दो। आई जाके ये हर बैंक से बोला, तो हर बैंक ने कहा कि अरे भैया तो बढ़िया चीज़ है जी, 12 पैसा खाली देना है, ठीक है दे देंगे। उसके बदले में हमारा इंश्योरेंस तो हो जाएगा कि भाई कम से कम अगर मान लो कोई डूब गया हमारा तो पैसा दे देगा निकाल के अपना। आई जो 12 पैसा जुटा रहा है DICGC, इस 12 पैसे को जुटा जो मार पैसा जुट जाएगा। माने तुम्हारे अंदर 1000 है तो 1000 100 रुपया पर 12,
तो ऐसे 10 ठो हैं तो 12 गुना 10 120 पैसा हमारे पास हो गया, है ना भाई। तो इस तरह से हमारे पास DICGC के पास खूब पैसा इकट्ठा हो जाएगा। फिर उस पैसे से DICGC जो भी है हमारे पास, DICGC जो है ये व्यापार करेगा, अपना पैसा कमाएगा। अब मान लो ऐसे डूबेगा तो नहीं बैंक जनरली, अब मान लो गलती से डूब गया तो फिर ई जाके देगा, और क्या करना है। उसी हिसाब से पूरा अर्थव्यवस्था जो है बना रहेगा। तो DICGC क्या करता है, ये बैंकों का बीमा करता है, ठीक है। इसकी स्थापना वगैरह देख लो यार, ये सब 1978 में हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है और RBI की ये कंपनी है। 100% स्वामित्व इसका इस पर जो है RBI का है। तो अगर मान लो DICGC जो है ये बीमा करती है, चलो भैया, अगर बैंक डूब गया, अगर बैंक डूबा, अगर बैंक डूबा अगर बैंक डूबा तो हमारे पास DICGC जो है ये भुगतान करेगी। कितना करेगी? आपके पास था 1 लाख करोड़ रुपए, भाड़ में जाए 1 लाख करोड़ रुपए, आपको मिलेगा खाली 5 लाख रुपया। आपके पास था 1 लाख रुपया तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। तो ये कितना करेगी भाई? अधिकतम 5 लाख का। तो ये भुगतान करेगी एकदम 5 लाख का, अगर बैंक डूब गया तो यही कहानी हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखी है कि 1 अप्रैल 26 को हुआ, बैंकों का जोखिम से बचाव के लिए होती है, RBI ने बैंक को जमा मुद्रा प्रीमियम के अनुसार बीमा करना दिया। ठीक है भाई, बताऊंगा अभी आगे कहानी बताऊंगा मैं। बैंक डूब गया तो 5 लाख तक भुगतान का जो है कि सुनिश्चित करेगी ये कंपनी, जो भी हमारी संस्था है, ये DICGC जो कंपनी है ये जो है पूरा काम देखेगी। हम लोग देख रहे हैं अब असली कहानी को। यहाँ पर असली कहानी क्या है, यहाँ पर RBI ने ये कहा कि बैंक सब अपने नियम का ढंग से पालन नहीं करते हैं। तो पहले इसने बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि हर बैंक को कहेंगे कि 100 रुपए पर 12 पैसा जो है, हर 100 रुपए पर 12 पैसा तुम जो है बीमा कर दो ई कंपनी में। मतलब कि 100 रुपया जमा करा मैंने, उसमें से 12 पैसा कट के चला गया कहाँ? इस कंपनी के पास, इकरे पल्ले, है ना। तो अब RBI ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि हर बैंकों को न दें, और बीच से बैंक भी गुस्सा आ गए। वो बोले कि यूनियन बैंक बोला कि इतना बढ़िया हमारा रिकॉर्ड रहा है। मान लो SBI बोला, यूनियन बैंक को छोड़ो यार, SBI बढ़िया है। SBI में और यूनियन बैंक में दोनों मेरा अकाउंट है, तो मेरा मतलब मुझे SBI बड़ा बढ़िया लगता है, मतलब इंटरेस्ट बढ़िया देता है वो। खैर, तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई SBI वाला कहा कि हमारे 100 रुपये 12 रुपया, हम लोग इतना बढ़िया से काम करते हैं, RBI बताओ क्या ये हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है? तो RBI कहा बात तो सही है। फिर SBI ने कहा कि ये देखो, वो वाली कंपनी को देखो, छोटी सी प्राइवेट कंपनी है वो, प्राइवेट बैंक, मतलब कंपनी बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब कंपनी मतलब बैंक, वो छोटी सी प्राइवेट बैंक देखो, उस प्राइवेट बैंक ने ढंग से तुम्हारा काम नहीं किया है, ढंग से वो लोगों को लोन नहीं देती है, ढंग से वो अपना काम नहीं करती है, चोर बाजारी वो करती है, उसको भी 12, अब मुझे भी 12। तो उसमें और मुझ में अंतर क्या हुआ? तो RBI ने कहा वाह भैया, चलो भैया, तो जो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा उसको उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब कि अब 100 रुपया मैंने बैंक में जमा किया, उसमें से RBI कह रहा है कि अगर तुम बढ़िया आदमी हो तो तुमको केवल 8 पैसा जमा करना पड़ेगा बीमा के तौर पर, क्योंकि SBI को पता है कि मेरा बैंक कभी दिवालिया नहीं होने वाला है भाई, हम लोग बहुत बड़े बैंक हैं। तो अब SBI के पास 4 पैसा बच गया, और ऐसे करते करते जब हजारों करोड़ रुपए होते हैं तो उसमें मैंने कितना पैसा जो है SBI बचा लिया, फिर उससे वो व्यापार करेगा तो और प्रॉफिट जनरेट होगा भाई। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब बैंक अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेगी तो उसके प्रीमियम को जो है वो घटा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो RBI कहेगा कि तुमको हम प्रीमियम बढ़ा देंगे, 12 रुपया कर देगा। तो 8 से 12 के बीच में ये प्रीमियम हमारा चलता है। चलो भाई, क्या होता है यहाँ पर? 100 रुपए पर 12 पैसा प्रीमियम था, प्रीमियम था।
अब ये हट गया और हमारे पास आया कि जो बैंक है उसके प्रदर्शन के आधार पर, है ना, बैंक के अच्छे प्रदर्शन व कम रिस्क, तब बैंक, ऐसे समझो, बैंक का अच्छा प्रदर्शन, कम रिस्क, तो हमारे पास प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, कैसे कम होगा भाई, ये 4 भाग में कह सकते हो बटा होता है, ये ऐसे समझ लो ना। ठीक है, अगर अच्छा, मतलब कि अगर बैंक अच्छा है तो उसको 8 पैसा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर बेकार रिस्की बैंक है कि भैया लग रहा है कि ये डूब जाएगा, रिस्की है, तो इसको 12 पैसा जो है देना पड़ेगा। अरे पैसा समझते हो ना जी, 1 रुपया 12 पैसा, अरे 1 रुपया 100, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ये तो पता ही होगा सबको। तो ये कहानी हमारे पास यहाँ पर है कि अगर रिस्की है तो 12 पैसा देगा, अगर अच्छा है तो 8 पैसा। इसके बीच में ये डिवीजन खींचा हुआ है, कोई 9, कोई 10, कोई 11, फिर 12। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा कि 1 अप्रैल 2026 को ये लागू किया गया, या फिर कह सकते हैं शुरू किया गया। हम लोग देखते हैं कि बैंकों के जमा को जोखिम को बचाव रखने के लिए आरबीपी यानी कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम जो है इसकी शुरुआत की गई। आरबीआई ने अपनी कंपनी डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कंपनी जो है उसको ये कार्यभार संभाला दिया कि तुम बीमा जाके बैंकों का करो और बैंकों से पैसा मांगो। फिर बैंक गुस्सा आ गया कि तुम हमसे 12 पैसा मांग रहे हो, गधवा बैंक है वहू से 12 पैसा मांग रहे हो, तो गधवा वाले ज़्यादा लो, हमसे कम लो, कह के हम बढ़िया आदमी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने यहाँ पर कहा, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बैंक डूबा तो डीआईसीजीसी जो है ये भुगतान करेगी, अधिकतम 5 लाख तक भुगतान कर देगी। मतलब अभी भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है, अगर 10 लाख रुपये जमा है तभी 5 लाख मिलेगा। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो था कि भैया 100 रुपया पर 12 प्रीमियम था। अब अगर बैंक का प्रदर्शन अच्छा है और कम रिस्की बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, तो उसका प्रीमियम जो है वो केवल 8 पैसे का होगा, और जो रिस्क है, रिस्की बैंक है, उसका 12 पैसे का रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया जोखिम आधारित प्रीमियम का पूरा कुंडली। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो यार, तो अब बैंकों का एक और कर्मकांड समझते हैं। बैंक का एक और कर्मकांड ये है कि जस्ट सपोज बैंकों को क्या करना होता है, लोन देना होता है भाई, उसी से वो कमाई करता है, और भी बहुत सारे सरकारी प्रतिभूति खरीदता है, वो कुछ भी करता है मतलब। तो मुख्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि भाई वो लोन वगैरह देता है। अब उधर से मुकेश अंबानी खड़े हैं और इधर खड़ा खड़ा है एक आम आदमी, वो अपने छोटे से दुकान के लिए लोन मांग रहा है 10 लाख का, और इधर अंबानी खड़ा है, वो 10 करोड़ लोन मांग रहा है अपने कंपनी को चलाने के लिए। आप किसको लोन दोगे? आप अंबानी जी को दोगे। क्यों? क्योंकि अंबानी जी का पक्का है कि भैया वो आपको लोन वापस कर देंगे, और वो आदमी पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो बैंक क्या करते थे कि भैया उसी को दे देते थे कि अंबानी खड़ा है उसको दे दो। मगर आरबीआई ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको जो है इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो आम जनता है वो भी लोन ले और अपने जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाए। नहीं तो होगा क्या, नहीं तो ये होगा कि तुमने अंबानी को तो दे दिया पैसा, वो तो पैसा से कंपनी खड़ा कर करके अमीर बनता गया, और वहाँ पर वो जो गरीब आदमी है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो गरीब आदमी है उसके लिए आरबीआई ने कह दिया बैंकों को कि तुम अपने पास इतने परसेंट जो पैसा है वो आरक्षित रखोगे उन लोगों को देने के लिए। अगर उन लोग को नहीं दोगे तो बड़ी मारेंगे तुमको, जो है तुम्हारे ऊपर हम जुर्माना लगा देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर ये होता था कि बैंक उसको दे देते थे अंबानी को, तो उसको आरबीआई ने देखा कि भैया बैंक आरबीआई को उसको दे देगा अंबानी को, बैंक वाले सब एसबीआई यूबीआई जो भी है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्राथमिक क्षेत्रक उधारी। इसको हमने देख लिया है, पीएसएल को हम लोगों ने देख लिया है, बहुत छोटा सा है। इसके बाद का टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है। पीएसएल बहुत छोटा सा है,
और हमने इसको पहले भी साख की राशनिंग में देख लिया था। हमने लगभग पिछले से पिछला वाला वीडियो देखा था, उसमें हम लोगों ने साख की राशनिंग को देखा था। साख की राशनिंग में क्या हमने देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि भाई जो आरबीआई है वो बैंकों को इस प्रकार से निर्देश देता है लोन देने के लिए कि वो जो लोन है वो हर क्षेत्र तक पहुँचे, है ना, छोटे बड़े क्षेत्र तक पहुँचे। सेम वही चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने पीएसएल एक नाम देकर लिख दिया है बस। आओ देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा क्या है। हमने यहाँ पर लिखा है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया अनिवार्य कोटा है जिसके तहत बैंक को लोन की एक विशिष्ट हिस्सा जरूरी क्षेत्रों जैसे कि स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए, एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज मतलब कि छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं, मतलब लघु और मध्यम क्षेत्रक हैं जो व्यवसाय करते हैं वो सब, तो उनके लिए आरक्षित करना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा अंबानिया को दे दो, तो ये जो है ये करना पड़ेगा। बैंकों के लिए जो जैसे एसबीआई ये सब है, इन लोग को कहा गया कि तू अपना 40% जो है बचा के रखो इन लोगों के लिए, गांव वालों के लिए, जो एमएसएमईज हैं उनके लिए। किन बैंकों को? वाणिज्यिक बैंकों को कहा गया। अगर जो गांव वाले बैंक हैं, गांव ग्रामीण बैंक जो हैं, ग्रामीण बैंकों को कहा गया। अब ये ग्रामीण बैंक भी होते हैं, ठीक है, तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें ये कहा गया कि तुम 75% गाँव वालों को दोगे और 25% जाके दो अंबानी को, जिसको देना है दो। तो 75% इसमें रहा। लघु वित्त बैंक होते हैं, लघु वित्त बैंक को अभी हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत हो। लघु वित्त बैंक जो होते हैं उसमें को कहा गया कि तुम 60% रुपया अपना जो है कि रखो, किसको देने के लिए? इसको देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को और जरूरी क्षेत्रों को देने के लिए। इन क्षेत्रों में हमारे पास कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पीएसएल है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र उधारी। मतलब कि बैंक अपना कुछ पैसा उन लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे कि उनको भी देना है भाई, उनको भी विकास करना है। अब आते हैं जरूरी चीज पर, पीएसएल-सी पर। अब पीएसएल-सी पर आते हैं। अब समझो यार, ये पीएसएल जो है ये पुराना ही वाला है, बस ये सी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है ना, सी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसका भी वही मतलब होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बस सी का मतलब हमारे पास होता है सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है, आरबीआई ने कहा कि ये सब बैंक वाले बहुत चालाक होते हैं, एक काम करते हैं, इस पर जुर्माना लगा देते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तुम्हारे पर हम जुर्माना लगा देंगे। तो मान लो एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, ये मान लो गांव वाला बैंक है, ये मान लो शहरी बैंक है, ठीक है भाई। ये कहाँ का बैंक है भाई? गांव का बैंक है। ये मान लो शहरी बैंक है, और इस तरह से हमारे पास ये दोनों बैंक हैं। आरबीआई ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अगर अपना 40% ये जो छोटे क्षेत्रक हैं इनको लोन दे दोगे, अपने लोन का 40%, तो जो लोन तुम दोगे, ज़्यादा लोन 40% दोगे, तो उससे अधिक लोन देने पर तुमको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारे ऊपर हम लोग एक मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक होता है ना, तो वैसे ही इन बैंक को भी क्या मिल जाएगा? ब्लू टिक मिल जाएगा। ऐसा ब्लू टिक नहीं मिलता है, इन लोग को एक सर्टिफिकेट बस मिल जाता है जिस पे लिखा होता है कि इतना रुपया आपका जो है अधिक आपने दिया। जस्ट सपोज कि इसके पास 100 रुपये थे, आरबीआई ने बोला है कि तुमको 40 रुपया गाँव वालों को देना ही देना है। जस्ट सपोज इसने 50 रुपया जो है गाँव वालों को दे दिया, ठीक है, गाँव वालों को दे दिया। तो यानी कि हमारे पास 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया, इसने 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया भाई, क्योंकि गांव में था ये आदमी, ये बैंक गांव में था, तो इसने 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। तो आरबीआई ने कहा वाह क्या बात है, कदम तुमको हम सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, कि भैया तुम्हारे पास जो है कि ऐसे ऐसे करके एक सर्टिफिकेट रहेगा, उस पर लिखा रहेगा कि तुमने 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया है। 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया नहीं, दिया है, मतलब समझा करो फीलिंग मेरी। तो 10 रुपया तुमने एक्स्ट्रा दिया है। अब आते हैं शहरी वाले के पास। ये बेचारा यहाँ पर सब लोग बिजनेसमैन हैं,
तो इसके पास कुछ मिला ही नहीं यार, ये बेचारा परेशान। ये कैसो कैसो करके अपने 100 रुपये में से, इसके पास मान लो 100 रुपये है, उसमें से ये कैसे जैसे करके 30 रुपया जो है कि लोन दे पाया। किसको दे पाया? गांव को। अरे गांव मतलब जरूरी क्षेत्र को, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, गांव मत लिखो यहाँ पर, है ना, केवल गांव को थोड़ी जाता है, जरूरी क्षेत्र, जरूरी क्षेत्र, ठीक है। किसको दिया भाई? जरूरी क्षेत्र को दिया। जरूरी क्षेत्र मतलब कि, जरूरी क्षेत्र मतलब कि कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय मतलब सोलर पैनल ऊर्जा, इन लोगों को। तो बी ने 30 दिया और इसने 50 दे दिया। अब आरबीआई आएगा, तुमने कितना दिया, तो ही कहेगा अरे वो अरे बताओ। तभी आरबीआई दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ का कंपनी वाला मैनेजर इसको फोन लगाएगा, भाई और बताओ कैसे हो, और हाल चाल सब ठीक है, किसको वोट दे रहे हो? मोदी को? अरे हम भी मोदी को दे रहे हैं। अरे वाह वाह क्या बात है, और बताइए कैसे हैं? जरा चल हमारे सामने आरबीआई का अफसर आके खड़ा है और वो कह रहा है कि जो है कि बताओ भाई कितना उधार दिए हो, लोन कितना दिए हो, और हम खाली 30 रुपया दिए हैं और देना था 40 रुपया, बड़ा दिक्कत हो गया है। तो ई कहेगा कि हमारे ई कुबेर ऐप पर जाओ। कहाँ जाओ भाई? ये कहेगा ई कुबेर ऐप पर जाओ। ई कुबेर ऐप पर जाओ और ये जो है हमसे खरीद लो। क्यों? क्योंकि बी वाले के दफ्तर के सामने ही कौन खड़ा है? आरबीआई का अफसर खड़ा है, कह रहा है कि बताओ जल्दी करिए कि नहीं तुम जो है कि। तब बी वाला क्या किया? बी वाला किया कि तुरंत कंप्यूटर खोला, ई कुबेर ऐप पे गया, इस वाले बैंक का नाम खोजा और इस पे नाम खोज के इसका 10 रुपया का जो दिख रहा था इसको इसने खरीद लिया। ठीक है, 10 रुपया का है, मान लो इसने खरीद लिया, ऑनलाइन खरीद लिया कि 10 रुपये का सर्टिफिकेट जो है इसके पास अब आ गया। अब ये सर्टिफिकेट उड़ के कहाँ आ गया? इसके पास डब्बा खाली रहेगा, वो उड़ के इसके पास आ गया। अब वो आरबीआई का अफसर है, अंदर घुसेगा, बी से पूछेगा कि बताओ तुमने कितना दिया है, कुछ आया कि नहीं। तुरंत ये सर्टिफिकेट दिखा देगा कि देखिए 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 देखिए। वो कहेगा अरे वाह यार सर्टिफिकेट रखे हो तुम, चलो बढ़िया है, हम चलते हैं फिर। आरबीआई ने देखा कि इसके पास सर्टिफिकेट था, आरबीआई ने इसका डाटा देखा ही नहीं, कहा कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है इसका मतलब कि अरे भैया तुम अच्छा आदमी है और क्या। तो सर्टिफिकेट देखकर ये आरबीआई भाग गया, इसका काम यहाँ पर हो गया, इसका काम यहाँ पर हो ही गया है क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट था ही, इसने तो एक्स्ट्रा दान किया है। आए करो काम हो गया, दिखा के फेक सर्टिफिकेट, फेक नहीं कहेंगे इसको, उधारी का कह लो या फिर जो भी कहना है कह लो, परंतु फेक नहीं है, रियल ही है, मतलब उसने बस खरीद लिया है। और जनरली होता है भाई, मान लो बहुत शहरी इलाका है, वहाँ पर नहीं मिलते हैं एमएसएमईज, वहाँ पर नहीं मिलते हैं कृषि क्षेत्र के लोग, वहाँ पर नहीं मिलते हैं भाई गरीब लोग जिनको हम दे सकें, एससी एसटी क्षेत्र नहीं मिलते हैं भाई। तो वही चीज हमारे पास है, पीएसएलसी सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, यही है। इसी को जो है हम लोग कहते हैं इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। और इस तरीके से यहाँ पर बैंकों के मध्य काम चलता है। कहाँ चलता है? ई कुबेर ऐप पर चलता है। तो चलो भैया, हमने लिखा क्या है ये देखते हैं। हमने यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा है? हमने नोट्स में लिखा है कि यह एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कहाँ मिलता है? ई कुबेर ऐप पर मिलता है। यह डिजिटल सर्टिफिकेट है, इसका उपयोग बैंक अपना पीएसएल लक्ष्य पूरा करने के लिए करते हैं। यदि किसी बैंक ने कोटे से ज़्यादा लोन जरूरी क्षेत्रकों को दे दिया, किसी बैंक ने कोटे से ज़्यादा लोन जरूरी क्षेत्रकों को दे दिया, तो अतिरिक्त हिस्से का सर्टिफिकेट बनाकर ये दूसरे बैंकों को बेच सकता है। तो अतिरिक्त हिस्से का सर्टिफिकेट बनाकर ये दूसरे बैंकों को बेच सकता है। ठीक है, यह सर्टिफिकेट का लेन देन ई कुबेर ऐप प्लेटफॉर्म पर होता है। और अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी देख लो कि ये जो सर्टिफिकेट है कैसे कैसे चलता है, क्या करता है। तो भाई 2016 में इसको जो है लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया है, 2016 में स्टार्ट किया गया है। और क्या कहानी है हमारे पास? इसकी वैधता जो है वित्तीय वर्ष की होती है भाई। एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड रहता है। मान लो इसने ले लिया, मान लो इसने 30 मार्च को लिया है,
31 मार्च को एक्सपायरी हो जाएगा, अब खत्म कहानी, अब सबसे शुरू से कहानी सर चालू होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये कहानी चलती है। उसके अलावा न्यूनतम 25 लाख व इसके गुणज के रूप में अधिकतम 1 करोड़ तक इस कागज का प्राइस जा सकता है। कितना भैया? न्यूनतम हमारे पास 5 लाख से 25 लाख से 25 लाख से 1 करोड़ तक ये जा सकता है। आप कहोगे कि मान लो 10 करोड़ रुपया मान लो किसी का बाकी है, मान लो इसको देना था कुछ भी पैसा, और 10 करोड़ मान लो गरीब लोगों को नहीं दे पाया, या फिर छोटे जरूरी क्षेत्र को कोई 10 करोड़ रुपया नहीं दे पाया लोन, तो ये क्या करेगा? ये जाएगा 1-1 करोड़ का ले लेगा, जो है डस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब उस कागज का प्राइस 1 करोड़ तक ही हो सकता है सर्टिफिकेट का। तो ऐसे 10 सर्टिफिकेट खरीद लेगा और क्या करना है। तो इस तरह से इसका काम चलता है। उसके अलावा हम लोग क्या कह रहे हैं, उसके अलावा कह रहे हैं कि यहाँ उधार का लेन देन नहीं होता है। यहाँ जो 10 करोड़ रुपया है वो 10 करोड़ इसको नहीं देता है, इस सर्टिफिकेट में खरीद लेता है। ठीक है, सर्टिफिकेट बी क्या करेगा? खरीद लेगा उससे। सर्टिफिकेट का जो है खाली लेन देन होता है, और ये 4 श्रेणियों में बटा होता है। ठीक है, तो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं भाई? PSLC की 4 श्रेणियों को हम लोग अब देख लेते हैं। जरूरी है उसको हम लोग देखते हैं बढ़िया से मिटार के दम। चलो यार, तो PLC सर्टिफिकेट को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। PLC नहीं, PSLC नहीं, PSLC। इसको 4 भागों में बांटते हैं। चारों में नाम तो PSLC ही होता है। ठीक है भाई, चारों में नाम तो PSLC ही होता है। बस कैसे होता है? होता है हमारे पास असम जी। ठीक है, असम जी याद रखना है, या तो ऐसे याद रख लो कि भाई नहीं, असम जी याद रखो। ठीक है, असम जी। और सबके आगे हम लोगों को PSLC भी लगा देना है। तो PSLC लगाते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो PSLC ए यानी कि एग्रीकल्चर PSLC स्मॉल एंड मार्जिनल, अरे कृषि मार्जिनल और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, मतलब कि छोटे किसानों के लिए बात हो रही है। और PSLC एम यानी कि माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है भाई, माइक्रो इंटरप्राइजेस। जी से क्या है? PSLC एग्रीकल्चर, स्मॉल, माइक्रो, जनरल। ठीक है, तो PSLC जनरल का मतलब क्या होता है भाई? जनरल का मतलब इंटरप्राइज, स्मॉल समझ में आ गया ना, कि माइक्रो इंटरप्राइज मतलब छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं उनकी बात हो रही है। और जनरल में हमारे पास क्या भैया? एजुकेशन आ जाएगा, होम लोन आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा यार? एजुकेशन लोन, होम लोन, और किराया जो भी लेना है, आवास ले लो, जो लेना है वो ले लो यार, ETC लिख लो, ETC चलता रहेगा। बहुत सारा जनरल में आ जाएगा छोटा मोटा। और एग्रीकल्चर का समझिए गए, इसका समझिए गए। तो ये 4 हमारे पास PSLC हैं। इस प्रकार से 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं। मान लो कोई बहुत सारे किसानों को दे दिया किसानी करने के लिए, तो उसको मिल जाएगा PSLC एग्रीकल्चर। मान लो कोई शिक्षा के लिए दिया, तो उसके खाते में जुड़ जाएगा PSLC, उस बैंक के खाते में जुड़ जाएगा PSLC जनरल एजुकेशन, है ना, एजुकेशन के लिए। तो इस तरह से काम चलता है। रहेगा जनरल के रूप में, नहीं कि एजुकेशन लिखा रहेगा, पर जनरल का मतलब होता है कि एजुकेशन आदि के लिए। तो ये कहानी हमारे पास है PSLC की, सर्टिफिकेट आदि की। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या मतलब, चौथा टॉपिक पर, जो कि है लघु वित्त बैंक। तो चलो मिटाता हूँ इसको मैं, बढ़ते हैं लघु वित्त बैंक पे। तो चलो यार आओ देखते हैं लघु वित्त बैंक। हमने ये देखा था ना पिछली वीडियो में कि बैंक 2 प्रकार से हैं, यूनिवर्सल और विभेदित। विभेदित में हम लोगों ने 2 प्रकार देखा था। विभेदित में हम लोगों ने देखा था भुगतान बैंक, और हम लोगों ने देखा था लघु वित्त बैंक। तो उसी को देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भुगतान बैंक को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया है, तो लघु वित्त बैंक को हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा है लघु वित्त बैंक। चलो भैया, ये ल थोड़ा प्रेग्नेंट हो गया है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक, बोले तो एस एफ बी। चलो यार, बोले तो एस एफ बी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसको थोड़ा सा, इसको प्रेगनेंसी कम करता हूँ मैं, और पहले नंबर पर आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका काम क्या होता है पहले यही देख लेते हैं। ये जो बैंक होते हैं ना, इनका एक एक काम होता है कि भाई वित्तीय समावेशन को ये बढ़ावा दें। इनका काम होता है कि जो लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग इस डिजिटल युग का पार्ट नहीं बन पाए हैं, वो लोग भी डिजिटल युग का पार्ट बने, और जो हमारे भारत की प्रगति है, आर्थिक विकास है, उसको जोर मिले, और यहू लोग कुछ पैसा वैसा कमा ले भाई। मान लो आप ही को खोलना है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग, अभी बताऊंगा क्या करना है, उसके बाद अपना खोलना, पैसा जुटाना जो है करोड़ रुपए। तो अभी के लिए हम लोग को क्या सीखना है? हमको ये सीखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हमारे पास है लघु वित्त बैंक का वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, ठीक है। मतलब कि इसको जो है कि उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों तक बैंक लोन इत्यादि नहीं पहुंच सकते, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से जो भुगतान बैंक वगैरह है हमारे पास, या फिर कह लो कि हाँ भुगतान बैंक, इन सब की जो सिफारिश पर इन लोगों का जो है वो निर्माण हुआ था, उसी तरीके से हमारे पास जो लघु वित्त बैंक है, उसको भी किसी समिति के सिफारिश पर ही बनाया गया है। वही सेम हमारे पास यहाँ पर भी है, नचिकेत मोर कमेटी नाम की समिति। नचिकेत मोर नाम समिति, नचिकेत मोर समिति के सिफारिश पर जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर जारी किया गया था। इसका काम है वित्तीय समावेशन, ठीक है। इसको मैं ना क्या कर देता हूँ, कैसे करूँ, मतलब कि दोनों बातें अलग अलग हैं, गोया बना देता हूँ मैं, ठीक है। वित्तीय समावेशन, नचिकेत मोर समिति के सिफारिश पर इसका काम शुरू हुआ था। आगे बात करें तो हमारे पास इसको खोलने के लिए, अगर आपको खोलना है तो आपके पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब आप कहोगे नहीं खोलना है, हम लोग ऐसे ही बढ़िया हैं, बेरोजगारी बढ़िया है हम लोग, तो इसके लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी है भाई? न्यूनतम पूंजी हमारे पास जरूरत पड़ती है 200 करोड़ की। 200 करोड़ रुपए की, ठीक है। अरे यार ये दो मेरा, ये एल प्रेग्नेंट हो गया, और एल का भाई दो का भाई खड़ा हो गया भाई। चलो यार, तो न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ होगी तो आप लोग आराम से काम यहाँ पर कर सकते हो। भुगतान बैंक में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर केवल मांग जमाएं हो सकती हैं, सावधि जमा आदि नहीं हो सकती है। उधार उधार वो नहीं देता है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं इन बैंकों की, लघु वित्त बैंकों की, तो ये हमारे पास जमा भी करते हैं और उधार भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जमा प्लस उधार दोनों का काम होता है, जमा प्लस उधार दोनों कार्य करते हैं ये, जमा प्लस उधार ये दोनों काम करते हैं। इसके बाद भाई, इसके बाद कुछ और चीजों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एस एफ बी का जो लाइसेंस है वो छोटे एनबीएफसी को मिलता है, छोटे एनबीएफसी को। बताता हूं क्या होता है। एस एफ बी का लाइसेंस मिलता है छोटे एनबीएफसी को। एनबीएफसी क्या होता है भाई? एनबीएफसी जो होता है वो हमारे पास बैंक के तरह ही होता है, परंतु बैंक नहीं होता है। जैसे यूनियन बैंक की तरह काम करेगा, परंतु ये यूनियन बैंक नहीं है, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या है, अगली वीडियो में हम लोग उसको और चर्चा में देखेंगे, आगे से बढ़ा कर देखेंगे। परंतु जो एनबीएफसी होते हैं उन्हीं को ही मिल जाता है सर्टिफिकेट। किसका सर्टिफिकेट? एसएफबी का।
तो वो सर्टिफिकेट लेके कहते हैं कि देखो देखो हम लघु बैंक हैं, लघु वित्तीय बैंक हैं। तो इस तरह से काम चलता है। तो ये भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है भाई, और क्या। और कहानी क्या है, इसको हम लोग जो है अगर उधार मांगने जाए यहाँ पर, तो आपको अधिकतम यहाँ पर 25 लाख तक उधार मिल सकता है। तो उधार की बात करें तो अधिकतम एक आदमी को 25 लाख तक उधार दे देगा। अधिकतम एक आदमी को ये 25 लाख तक का उधार दे देता है। फिर क्या कहानी है हमारे पास, ये सब रटने वाला चीज है ना, रटने वाला चीज है ये सब, ध्यान से देखो इसको। उसके अलावा इनको हम लोग नीच बैंक भी कहते हैं। अरे नीच नहीं रे, नीच बैंक, ठीक है। इट इज कॉल्ड नीच, ऑल्सो कॉल्ड नीच। बोले तो नीच मत बोलो, नीच बोलो, नीच बैंक। नीच बैंक नहीं, नीच बैंक, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग नीच बैंक भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये उधार देते हैं वहाँ जहाँ पर कि वाणिज्यिक बैंकों की पहुँच नहीं होती है। समझ सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख ही देता हूँ मैं कि जहाँ न पहुँचे बैंक, न पहुँचे यूनियन बैंक, वहाँ पहुँचे लघु वित्त बैंक। कुछ बढ़िया सा शायरी बन सकता है यहाँ पर, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। अरे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उस तरीके से जहाँ न पहुँचे कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे एसएफ बैंक, ठीक है, एसएफ बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो भाई, बढ़िया नहीं बना शायरी यार, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। मतलब कि किसान लोगों के पास, लघु जो उद्योगपति हैं उनके पास, लघु उद्योग वाले, एमएसएमई, शिक्षा व्यवस्था, सब जो है गांव वाले लोग, किसान, सब वही छोटे मजदूर, इन लोगों को, दिहाड़ी लोगों को, इन लोग को मान लो लोन पड़ गया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उनको कौन देगा? उनको यही लोग देंगे, ठीक है। वो लोग यहीं पर आएंगे। जहाँ न पहुँचे वाणिज्यिक बैंक, वहाँ पहुँचे एसएफ बैंक। चलो भाई, हाल ही में हमारे पास आरबीआई ने एक एयू लघु वित्त बैंक है, उसको यूनिवर्सल घोषित किया है। आरबीआई ने एयू लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल घोषित किया, यूनिवर्सल घोषित किया। अभी हाल ही में कुछ ही दिन, कुछ महीने, इधर ही महीने के आसपास का बात है। तो ये कहानी हमारे पास है कि एयू लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक जो है घोषित किया गया है अभी हाल ही में। हम लोग को ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के तौर पर। इसके अलावा बात करें, ओ भैया लाइट भी चली गई, तो आरबीआई ने इसको कैसे घोषित किया? आरबीआई ने इसको ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली के द्वारा, कह सकते हो, घोषित किया है। या फिर अलग से बना लो कि आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली, आरबीआई ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली, आरबीआई ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली। प्रणाली क्या है भाई? ये वो प्रणाली है कि आप खाली बस एक टैप में, ऑन टैप में अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो यूनिवर्सल बैंक का। मान लो आप लघु वित्तीय बैंक हो और आपको यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब करना है बस दबाना है एक बार। किसको दबाना है? अरे यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई करने का बटन दबाना है। आप कभी भी दबा सकते हो बटन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी बैंक वर्ष भर में कभी भी आरबीआई से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं कि ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली में कभी भी एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक बन सकते हो, कभी भी एसएफबी से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये क्या है भाई? आवेदन।
ठीक है, आगे जाना आप कर सकते हो। अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी क्या है? ऑन टैप के बाद हमारे पास आता है कि यूनिवर्सल बैंक अब बन जाएगा ये। तो यूनिवर्सल बैंक अब जैसे ये बना है, एयू लघु वित्त बैंक यूनिवर्सल बैंक बना है, तो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं ये हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल बैंक बनने की शर्तें, शर्तें यूनिवर्सल बैंक बनने की शर्तें। पहली शर्त पहली शर्त इसके पास ये है कि 5 वर्ष इसको अनुसूचित बैंक के रूप में कार्यरत रहना पड़ेगा। पिछले 5 वर्ष तक, 5 वर्ष अनुसूचित बैंक, ये ऐसे समझ लो ना कि मतलब एक बैंक के रूप में रजिस्टर्ड इसको रहना पड़ेगा। अनुसूचित बैंक हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए समझो कि बैंक के रूप में रजिस्टर रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। अनुसूचित बैंक, इसको 5 साल के लिए रहना पड़ेगा। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी यह है कि यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इसको, अगली कहानी यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इसको न्यूनतम पूंजी 1,000 करोड़ करनी होगी। 200 करोड़ यहाँ पर था ना, तो न्यूनतम पूंजी 1,000 करोड़। पूंजी 1,000 करोड़ करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास भाई, अरे भाई, फिर हमारे पास लगातार 2 वर्षों तक औसत लाभ इसको देना पड़ेगा। लगातार लगातार 2 साल तक, 24 साल नहीं है ये, 2 साल लिख दो यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर ये 2 साल तक अच्छा प्रदर्शन करती है, हमेशा औसत लाभ, ये नहीं कि बहुत तेज लाभ हो जाए, मतलब कॉमन भी, औसत भी चल रहा है, लाभ दे रही है ठीक ठाक, तो जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल बैंक बन सकती है। उसके अलावा इसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा। कहाँ होना पड़ेगा? ई का होता है, अरे भैया यूनियन बैंक, जैसे यूनियन बैंक है मान लो, यूनियन बैंक मत मानो, जैसे मान लो एयू लघु वित्त बैंक था, तो इसको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो एनएससी या बीएससी पर करवाना पड़ेगा, तभी जो है इसको यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए एक शर्त है वो इसका हो पाएगा। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर, स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होना पड़ेगा। अरे वीडियो लंबा ही बन गया ना यार हमारा, चलो यार ख़त्म ही होने वाला है वीडियो, ज़्यादा परेशान मत हो। स्टॉक एक्सचेंज पर इसको रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास इसका ग्रॉस एनपीए 3% से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ग्रॉस एनपीए 3% से कम और नेट एनपीए 1% से कम। अरे यार, इस ससुर हमारा दिक्कत ना हो जाए जी, स्टोरेज भर गया जी हमारा, ओ माय गॉड। चलो फटाफट करते हैं हम लोग। चलो यार, ग्रॉस एनपीए क्या होता है? एनपीए 3% से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर इसने लोन किसी को दे रखा है, 100 रुपया लोन दे रखा है, तो उसको कम से कम 97 रुपया वो वापस करने लायक हो या फिर वापस कर दिया हो, तब हम कहेंगे कि उसका एनपीए क्या है? 3% है। मतलब कि 3 रुपया खाली बाकी है सामने वाले को लोन देना है। हम बैंक है और सामने वाले से खाली 3 रुपया लेना बाकी है, तो हम कहेंगे कि 3%। और यहाँ पर बोला है 3% से कम होना चाहिए, मतलब कि हमको उससे या तो 2 रुपया लेना है या तो 1 रुपया लेना है, इस तरह से काम चल रहा है। और मान लो कि उसने हमें 3 रुपया नहीं दिया, या फिर उसका संभावना है कि वो 3 रुपया नहीं देगा, तो हमने अपने जेब से निकाल कर उसको 2 रुपया दे दिया, तो हमारे पास क्या हुआ भाई? हमने 2 रुपया दे दिया। उसको कितना देना है? उसको 1 रुपया देना है, तो उसको कहते हैं हम लोग नेट। तो हम लोग देखते हैं कि 1% से कम होना चाहिए। तो ये कहानी हमारे पास है, इसको हम लोग आगे वीडियो में और डीप में पढ़ेंगे, आगे जो लेक्चर्स देखेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में हमने ये देख लिया। इसके अलावा बात करें तो अंततः जो है
इसमें CAR जो है वो कम से कम 15% होना चाहिए। CAR 15%, CAR 15% मतलब कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15% होना चाहिए। और ये सब होने के बाद भी RBI बोलेगा मेरी मर्जी। लो भाई, RBI बोलेगा ये सब होने के बाद भी, क्या कहेगा, ये सब मान लो आपने कंप्लीट कर भी लिया तो RBI बोलेगा मेरी मर्जी, मैं तुम्हें यूनिवर्सल बैंक दूंगा, मेरी मर्जी होगी तब। तो अंततः RBI डिसाइड करता है, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि RBI डिसाइड करता है और हमारा कहानी खत्म हो जाता है। इसके साथ हमारा कहानी आज खत्म हुआ। इतना सारा कुछ हम लोगों ने देखा है, बढ़िया से इसको जो है देख लो एक नज़र। और अंततः यही कहानी है कि RBI बोलेगा मेरी मर्जी, तुम ये सब कर लो, अगर मेरा मन करेगा तुमको बनाएंगे, मन नहीं करेगा तुमको नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास काम चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।